नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हम अपनी इस कार्यक्रम में बात करेंगे कर्क लग्न की जन्म कुंडली में 12वें भाव में ग्रहों के राजा सूर्य के प्रभाव के बारे में। इससे पूर्व हम मेष लग्न, वृषभ लग्न और मिथुन लग्न पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम समझेंगे कि कर्क लग्न में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं और 12वें भाव में स्थित होकर के अलग अलग भावों में उनके क्या परिणाम मिलते हैं। कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। आइए बिना विलंब के आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि विषय थोड़ा लंबा है और संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के कमेंट का इंतजार भी रहेगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप कई वीडियोस पर कमेंट करते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी कर्क लग्न की ही पत्रिका है या आपके किसी अपने की ही कर्क लग्न की पत्रिका और इस भाव में सूर्य है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभव मुझसे साझा करें, क्योंकि ये जो ज्योतिष विद्या है इसमें बहुत कुछ रिसर्च अभी बाकी है, शोध बाकी है और इसमें हर दिन कुछ नया जानने को और सीखने को मिलता है। प्राचीन शास्त्रों में जो लिखा है वो तो सही है, परंतु देश काल और परिस्थिति के साथ जो तारतम्य है वह भी होना चाहिए। कुछ बेसिक नियम हैं जो लागू होते ही हैं और एक जनरल प्रेडिक्शन है। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड कर जाता है, जैसे कि सूर्य कितने अंश पर हैं, डिविजनल चार्ट में उनकी क्या स्थिति है, उनका किन ग्रहों के साथ क्या संबंध बन रहा है। बहुत सारी बातों को लेकर के हम फलादेश करते हैं, किसी एक विषय को लेकर के हम बात नहीं करते, परंतु ये एक बेसिक आइडिया जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं या जिनकी जन्म पत्रिका में ये स्थिति है तो वो बेसिक आइडिया तो आपको अवश्य ही मिलेगा। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं लग्न यानी प्रथम भाव, जहाँ 4 अंक लिखा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य किन चीज़ों के कारक हैं, और ये कारक जो चीज़ होती है, देखिए हर ग्रह कारक होते हैं किन्हीं चीज़ों के और हर लग्न में वो अलग अलग भाव के स्वामी होते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि कारक होते हैं तो क्या परिणाम होता है। तो सूर्य कारक हैं तेजस्विता के, सूर्य कारक है पिता के, सूर्य कारक हैं मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कीर्ति ख्याति के, स्वाभिमान आत्मविश्वास के। इन सभी चीज़ों पर सूर्य का प्रभाव है और यहाँ कर्क लग्न की पत्रिका में सूर्य धन भाव के भी स्वामी होते हैं। यहाँ जहाँ 5 अंक लिखा हुआ है सिंह राशि, यहाँ सूर्य स्वराशिस्थ होती है, इनका अपना ग्रह। तो कर्क लग्न में सूर्य को क्या डिपार्टमेंट मिला, क्या जिम्मेदारी मिली? तो सूर्य को जिम्मेदारी मिली वाणी की, कुटुंब की, धन की, पैतृक संपत्ति की। अब धनेश यदि लग्न में बैठे और यह राशि किसकी, चंद्रमा की, तो हम किस परिणाम की अपेक्षा रख सकते हैं? तो सबसे पहले हमें इस राशि का तत्व भी देखना होगा। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, तो यहाँ पर जो एक अच्छी बात है, एक तो सूर्य अग्नि तत्व, हमें तत्व भी देखना होगा। सूर्य किस तत्व के हैं? अग्नि तत्व के। और ये जिस तत्व में जा रहे हैं ये कौन सा तत्व है? ये जल तत्व है। तो सूर्य का जो नैसर्गिक गुण है, सूर्य की का जो तेज है वह कहाँ निखर के आएगा? राशियों में अगर बात की जाए तो वैसे तो सूर्य को किसी की परिचय की आवश्यकता नहीं है, और जब हम ज्योतिष में बात करते हैं तो राशियों में अगर बात की जाए तो सूर्य मेष राशि जो अग्नि तत्व की राशि है, सिंह राशि जो अग्नि तत्व की राशि है, धनु राशि जो अग्नि तत्व की राशि है, वहाँ पर सूर्य का सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु उसके साथ साथ कुछ नकारात्मकताएं भी आती हैं, जैसे कि गुस्सा होना। तो जब यहाँ पे सूर्य होंगे तो व्यक्ति के अंदर सूर्य के गुण होंगे पर वह गुस्सा उतना ज़्यादा नहीं होगा, अपितु उसके अंदर थोड़ी सी भावुकता रहेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति का जो आत्मा होगी, क्योंकि सूर्य से हम आत्मबल और आत्मा का विचार करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा होगी, जो आत्मबल होगा, वो बहुत थोड़ा कोमल होगा। वैसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो हम डिटरमाइंड बोल सके या किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता अगर हम कहें तो वो क्षमता नहीं होगी। यहाँ पर जब सूर्य होंगे तब ऐसा व्यक्ति
सरकारी सेवा में जाने का प्रयास करेगा। कि सूर्य का लग्न से संबंध मैंने देखा है कि सरकारी सेवा में भी ले जाता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई जाएगा, और भी दशमेश की स्थिति भी होती है, परंतु एक बेसिक ऐसा हो सकता है। सूर्य की जो दृष्टि होगी सप्तम भाव पर, एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य विवाह इत्यादि के मामले में बहुत सुखद परिणाम नहीं देते हैं। तो सूर्य की जब दृष्टि यहाँ जाएगी सप्तम भाव पर, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयाँ रहेंगी, हो सके तो विवाह में विलंब होगा। और एक मेरा यह अनुभव है, शोध है, कि कर्क लग्न के जातक और सिंह लग्न के जातक अगर उनकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही तो उनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कष्टमय रहता ही है औरों की तुलना में। वैसे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, 12 लग्न में से किसी भी लग्न वाले का वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है और किसी का भी कष्टमय हो सकता है, परंतु चूंकि यहाँ के स्वामी शनि हो जाते हैं तो कर्क लग्न और सिंह लग्न की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। धनेश का लग्न में आना ये बहुत श्रेष्ठ। ऐसे व्यक्ति को पिता से सहयोग, पिता से लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, और ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत से अपने बल पर अपनी संपत्ति को और आगे बढ़ाने का सोचते हैं। यानी उनकी कोशिश रहती है, उनका प्रयास रहता है कि अपनी संपत्ति में और इजाफा करें और वह आगे बढ़ें। एक प्रकार से हम कहें तो ये सेल्फ मेड मैन भी हो सकते हैं। कला साहित्य के प्रति भी इनका रुझान अवश्य रहेगा। अगर लग्नेश की स्थिति बली हुई तो कहना ही क्या, जातक का व्यक्तित्व चुंबकीय होगा और जातक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी होगा। बात करते हैं धनेश जब स्वयं धन भाव में स्थित हो जाए, यानी जब सूर्य द्वितीय भाव में स्थित हो जाए तो क्या परिणाम मिलेगा। बहुत श्रेष्ठ। जी हाँ, यहाँ पर यह जातक की वाणी में तेज, ओजस्विता, गंभीरता दे देंगे। जातक की वाणी प्रभावशाली होगी। जातक जो बोलेगा वह आम जनता सुनेगी और पूरे मन लगा के सुनेगी। जातक की वाणी का प्रभाव पड़ेगा लोगों पर और जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा कि सूर्य के समान तेजस्वी कोई नहीं है। बहुत श्रेष्ठ स्थिति। लेकिन चूंकि ये सेपरेटिव प्लैनेट है तो यहाँ पर स्थित होकर के कुटुंब में कलह का वातावरण अवश्य उपस्थित कर देंगे। जातक बॉस बनना चाहेगा और जातक थोड़ा हठी प्रवृत्ति का होगा, जिद्दी होगा। उसकी सोच ये होगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, और अधिकतर ये सही होते भी हैं। परंतु घर परिवार सबके एडजस्टमेंट से चलता है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति जो है वह अपना जो डिक्टेटरशिप वगैरह चलाए या अपना डिसीजन जो है, डिक्टेटरशिप यहाँ सही शब्द नहीं है एक्चुअली, अपना जो डिसीजन है वो थोपे दूसरों पर। तो अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे जातक तो फिर इनके घर परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। परंतु बाकी मामलों के यहाँ पर सूर्य बहुत श्रेष्ठ सफलता दे देंगे। बात करते हैं पराक्रम भाव में। मित्र राशि, बुध की राशि, कहना ही क्या। हालांकि यहाँ बुध अकारक होते हैं कर्क लग्न में, लेकिन सूर्य की यहाँ पर उपस्थिति यह दर्शाती है कि जातक अपने बाहुबल से, अपने भुजाबल से, स्वपराक्रम से अपने जीवन में काफ़ी ऊंचा उठेगा। धनेश का तृतीय में होकर के भाग्य से संबंध बना लेना, और यहाँ भी मित्र राशि जातक का भाग्य साथ देगी। ऐसे जातक अगर अपने घर से जुड़ करके कोई व्यवसाय करें या अगर उनका कोई पैतृक व्यवसाय है वो व्यवसाय करें तो उसमें सफल होंगे। या ऐसे जातक को घर से सपोर्ट मिलता है और घर के सपोर्ट से भी ये जो है जीवन में तरक्की करते हैं। परंतु पुनः कहूँगा बुध की स्थिति विचारणीय होगी और सूर्य का अंशबल भी देख लेना विचारणीय होगा। लेकिन एक बात तो यहाँ तय है कि ऐसे जातक अपनी मेहनत से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं, अपना एक मुकाम बनाते हैं और जीवन में तरक्की करते हैं। भाई बहनों से के लिए भी ये त्याग करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बहन के लिए त्याग नहीं करते, परंतु इनको भाई बहनों से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना इनको मिलना चाहिए। यहाँ अगर सूर्य हो तो यहाँ पर अगर सूर्य होंगे तो सूर्य आ जाएंगे नीच राशि में, और सूर्य यहाँ धनेश है, यानी वाणी, कुटुंब और धन के स्वामी है। अब अगर सूर्य का नीच भंग नहीं हुआ तब सुन लीजिए, फिर जब नीच भंग हो जाएगा उसका फल बताऊंगा। तो अगर सूर्य का नीच भंग नहीं हुआ तो फिर ऐसे जातक अपने परिवार से परेशान, कुटुंब से परेशान, धन की समस्या, उनको ऐसा लगेगा कि उनके सुखों में कमी हो रही है, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी और चिंताग्रस्त रहना,
हड्डी संबंधित दिक्कत, आत्मबल में कमी, समाज में उस स्तर का सम्मान न मिल पाना जिसके ये हकदार है, प्रतिभाशाली होते हुए भी कष्टों से जूझना, और जो इनका मेहनत है, जितना ये मेहनत कर पाते हैं उस हिसाब से उनको फल ना मिलना। परंतु अगर सूर्य का नीचभंग हो गया तब, अब नीचभंग कैसे होगा इस पर मैंने वीडियो बनाया है नीचभंग राज्यों का, वो आप अवश्य देखिएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको यहाँ पे। अगर यहीं पर शुक्र स्थित हो जाए, शनि स्थित हो जाए, या फिर सूर्य 10 अंश से ऊपर हो और बाकी डिविजनल चार्ट में नवमांश में जैसे उच्च के हो जाए, मेष राशि पर चले जाए, तो उस स्थिति में यहाँ नीचभंग राजयोग बन जाएगा। और फिर यहाँ पर जब नीचभंग राजयोग बनेगा तब ये नीच के नहीं रहे, अब यह राजयोग बना दिए। तो जब इन्होंने राजयोग बना दिया तब ऐसी परिस्थिति में जातक को बहुत श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, परंतु प्रारंभिक संघर्षों और कठिनाइयों के बाद। देखिए, संघर्ष तो करना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ तो अवश्य है कि नीच के भी ग्रहों नीचभंग हो भी जाए, नीचभंग राजयोग निर्मित हो जाए, तो भी जीवन काल में संघर्ष रहता है, यह मैंने देखा है। हाँ, परंतु उस संघर्ष को करने के बाद व्यक्ति काफ़ी ऊंचा उठते हैं, काफ़ी तरक्की करते हैं, इसमें भी कहीं से कोई संदेह नहीं है, यह भी उतना ही सत्य है। जब दशम से संबंध बनेगा तो जातक को उच्च पद भी मिलेगा, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और सब सुख मिलेंगे। जातक को भूमि भवन वाहन इत्यादि का भी सुख मिलेगा, अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। जातक के अंदर क्रिएटिविटी होगी, रचनात्मकता होगी और अपने रचनात्मक गुणों से वह जनता के दिलों पर राज भी करेगा। यानी कुल मिलाकर एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी अगर सूर्य का नीचभंग हुआ तब। बात कर लेते हैं पंचम भाव की। यहां पर यदि सूर्य हो तब कैसे परिणाम मिलेंगे। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि सूर्य का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है। यहां भी एक जल तत्व की राशि आ रही है, परंतु ये त्रिकोण है। अब यहां पर जब सूर्य आएंगे तो सबसे पहले बुद्धि को बहुत तेज बना देंगे, बहुत शार्प माइंड का बना देंगे, और बुद्धि और विवेक ऐसी होगी कि उससे व्यक्ति को लाभ मिले, यानी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने वाली बुद्धि होगी, क्योंकि सूर्य सत्व गुणों से भरपूर है। सूर्य सात्विक ग्रह है, सूर्य को मैं सात्विक मानता हूं। अब पापी है, क्रूर है, ये बात जो आती है तो एक राजा, सूर्य राजा है। अब राजा को तो कठोर तो होना पड़ेगा, कई बार दंड भी देना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर हम दैवीय और आसुरी पद्धति की बात करें तो सूर्य की गणना, हम इन लग्नों की गणना हम दैवीय गुणों में करते हैं, दैवीय पद्धति में करते हैं। तो यहाँ पर जो बुद्धि भाव में सूर्य होंगे, और कितना सुंदर संयोग है ये देखिए कि धन भाव के स्वामी हैं, आ कहाँ रहे हैं पंचम भाव में, एक लक्ष्मी स्थान, और संबंध कहाँ से बन रहा है, लाभ भाव से। यानी ये जो एंगल बन रहा है ना, ये बहुत श्रेष्ठ बन रहा है। और सूर्य यदि यहाँ अंश बल में मजबूत हुए और डिविजनल, बाकी के जो डिविजनल चार्ट्स हैं उसमें भी अच्छी स्थिति में हुए, तो निसंदेह ऐसा जातक कीर्तिमान स्थापित करेगा। अपनी बुद्धि से वह जीवन में काफ़ी ऊंचा उठेगा और उसे अपने परिवार का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। और इसकी भी एक संभावना बनेगी, क्योंकि यह कुटुंब का भाव है, और बुद्धि जो है उसका जो दिमाग है वह कुटुंब के हित के लिए लगा रहेगा, और कुटुंब के व्यवसाय से जुड़ करके कुछ करे, या फिर कुटुंब के सहयोग से आगे बढ़े। कुछ ऐसी स्थितियां भी जो है वह निर्मित अवश्य होती हैं। तो एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति। हाँ, यहाँ पर संतान सुख में बाधा दे देंगे, क्योंकि सूर्य जहाँ स्थित होते हैं वहाँ से कुछ अलगाव वाली स्थितियाँ भी आती हैं, कुछ सेपरेशंस की भी बात आ ही जाती है। तो संतान से संबंधित समस्या, या फिर जातक ने जो विद्या ली है उस विद्या को में वह अपना करियर बना के किसी और फील्ड में चला जाए, परंतु सफलता मिलेगी, यह तय है। अब बात कर लेते हैं छठे भाव की। पंचम से मैंने बता ही दिया, संतान, बस पंचम में इतना ही है कि संतान सुख में जो है थोड़ी सी बाधा हो सकती है, या हो सके तो जीवन में संतान सुख देर से मिले, या संतान आपकी जिद्दी हो, कोई ना कोई एक परिस्थिति निर्मित हो सकती है। धनेश का छठे भाव में आना, अब यहाँ तत्व की अगर बात की जाए तो अग्नि तत्व की राशि है धनु राशि, परंतु धनेश का छठे में आना अच्छा नहीं है। परंतु सूर्य जब छठे भाव में होते हैं तो एक बड़ी अच्छी बात होती है। ऐसे व्यक्तियों का जिनका सूर्य छठे भाव में होता है, शत्रु सामना नहीं कर पाते, भयभीत रहते हैं इनके पराक्रम से। शत्रु भीतर ही भीतर आतंकित रहते हैं, इनसे डरे रहते हैं, इनका सामना करने की चेष्टा नहीं कर पाते। एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति। यदा कदा जीवन में कर्ज की स्थितियां तो बनेगी, और हो सके तो हृदय रोग से संबंधित बीमारियां, त्वचा रोग से संबंधित बीमारियां भी यदा कदा उपस्थित हो,
इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। ये भाव है धन, वाणी और कुटुंब का, और ये भाव है रोग रिपु रोग का, ऋण का और शत्रु का, रिपु का। तो जब यहाँ से संबंध बनता है तो कई बार उस व्यक्ति के कुटुंब जनी ही ऐसा व्यवहार करते हैं जो व्यक्ति को असह्य मालूम होता है, यानी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब बर्दाश्त करना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। यहाँ स्थित होंगे और यहाँ पे दृष्टि जाएगी जो धनेश छठे में होकर के व्यय को देखेंगे तो जीवन में व्यय की भी अधिकता रहेगी और जातक व्यय अधिक से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करेंगे, ये स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। परंतु अगर गुरु की स्थिति अच्छी हुई तब जातक कंपटीशन इत्यादि में भी सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि सूर्य छठे में आ गए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलने की भी पूर्ण संभावना बनती है अगर सूर्य यहाँ पर स्थित हो तो भी। सूर्य यदि सप्तम भाव में हो तो क्या परिणाम मिलेंगे? अच्छा, आप लोग में से भी जो लोग ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं उन्होंने ऐसा सुना होगा या पढ़ा होगा कि जब सूर्य सप्तम भाव में होते हैं तो वैवाहिक जीवन से संबंधित अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं। परंतु यह बात निर्भर कर जाता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सूर्य कहाँ के स्वामी हैं, सूर्य के साथ और कौन से ग्रह हैं, सूर्य का अंश बल क्या है और बाकी बहुत सारी चीज़ें। परंतु जो एक बेसिक नियम है, क्योंकि सूर्य सेपरेटिव प्लैनेट है। अब यहाँ पे सूर्य क्या है, धनेश। तो अमूमन जब धन भाव का संबंध सप्तम भाव से बनता है तो व्यक्ति को ससुराल से या विवाह के बाद धन लाभ होता है। परंतु यहाँ राशि किसकी है, शनि की, और मकर राशि पर सूर्य बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं। तब यहाँ पर लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा मनमुटाव, वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ की स्थिति बनी रहेगी। परंतु यदि शनि की स्थिति अच्छी हुई तो विवाह चलता रहेगा नोक झोंक के साथ। हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी हो, जिनकी भी स्थिति है बहुत गंभीर हो या डोमिनेटिंग हो, गुस्सैल हो, जिद्दी हो, अपनी ही बात को मनवाने वाला हो, मतलब आपके ऊपर हावी रहने की कोशिश करे, ये एक संभावना है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति पार्टनरशिप के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इस भाव से हम पार्टनरशिप का भी विचार करते हैं। तो जब यहाँ पर सूर्य होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को जो अगर साझेदारी करनी है व्यवसाय में, बिजनेस में किसी के साथ, तो आपको बहुत सोच समझ करके साझेदारी करनी चाहिए, नहीं तो स्थिति आपके लिए प्रतिकूल भी हो सकती है। यहाँ से सूर्य की दृष्टि होगी लग्न पर तो निस्संदेह व्यक्तित्व को काफ़ी आकर्षक बना देंगे और साथ ही साथ आकर्षक से ज़्यादा प्रभावशाली बनाएंगे, क्योंकि आकर्षकता जो है वो चंद्रमा और शुक्र से आता है। शुक्र मंगल और सूर्य मंगल ये ग्रह जो है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व देते हैं, एक प्रभुत्व, वर्चस्व, इसके लिए जाने जाते हैं ये ग्रह। तो ये एक अच्छी स्थिति है। बात करते हैं अगर सूर्य अष्टम भाव में हो तो क्या परिणाम मिलेगा। सूर्य क्या है यहाँ, धनेश। धनेश होकर के अष्टम भाव में आ रहा है, यानी और यह भाव कष्ट, तकलीफ, संकटों को दर्शाता है, परंतु साथ ही साथ रिसर्च इत्यादि को भी दर्शाता है। तो जब यहाँ पर सूर्य होंगे तो ऐसे जातक को अपने कुटुंब से परेशानी, कुटुंब से पूरा सुख ना मिल पाना, शुरुआती जीवन में धन संबंधित दिक्कतों का सामना करना, पिताजी के खराब स्वास्थ्य की वजह से परेशान होना, या किसी कारणवश पिताजी से दूर रहना, परिवार के साथ नहीं रह पाना, ये स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। परंतु एक अच्छी बात यहाँ पर यह आ रही है कि सूर्य की दृष्टि है अपने ही भाव पर, तो यहाँ पर अपने ही भाव पर दृष्टि होने की वजह से ये बहुत अच्छी बात है। और देर सवेर जातक को जीवन में धन, वाणी और कुटुंब, इन सब का सुख मिलेगा। वाणी तो खैर मिल ही जाता है, पर हाँ, एक वाणी होती है प्रभावशाली वाणी। तो यहाँ पर सूर्य की अपने ही भाव पर दृष्टि है तो सूर्य जो है वो प्रभावशाली वाणी का स्वामी बनाएंगे, यानी व्यक्ति जो बोलेगा उसमें, उसकी बातों में वजन होगा, लोग उसको सुनेंगे। परंतु जो बाकी जो चीज़ें हैं, पैतृक संपत्ति, धन और कुटुंब का सहयोग, इन चीज़ों में, या कुटुंब का सुख, इन चीज़ों में थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा विलंब हो सकता है, थोड़ी परेशानी आ सकती है। यहाँ पर सूर्य स्थित होंगे तो अगर ऐसे जातक जिनके कर्क लग्न में सूर्य यहाँ है, अगर ये रिसर्च वगैरह का फील्ड में जाएँ और शनि की स्थिति बहुत अच्छी ना हो तो बहुत देरी हो सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि में और सूर्य बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर स्थित होकर के सूर्य हड्डी इत्यादि की भी समस्या दे सकते हैं। बात करते हैं हम
नवम भाव की। नवम भाव धर्म भाव, यहाँ पर अगर सूर्य हो तो बहुत अच्छी स्थिति। और ये राशि किसकी है? गुरु की। तो यह सूर्य की मित्र की राशि है। तो यहाँ पर स्थित होकर के सूर्य जातक को भाग्यवान बना देंगे निसंदेह, और उसके जीवन में सब सुख रहेंगे। ऐसा जातक पुण्यात्मा, धर्मात्मा, नीतिज्ञ, उच्च पद प्राप्त करने वाला और बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। परोपकार की भावना रहेगी और समाज कल्याण के लिए वह कार्य करने वाला होगा। बस ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर नवम भाव में सूर्य स्थित हो तो गुरु भी अच्छी स्थिति में हो और साथ ही सूर्य का अंश बल अच्छा हो। सूर्य की दृष्टि होगी कहाँ? पराक्रम भाव पे। तो जातक धार्मिक होने के साथ साथ मेहनती भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्म करेगा और कर्म नहीं करेगा, धर्म और कर्म दोनों करेगा, दोनों के बीच एक बैलेंस बनाएगा और उसके कार्यों की चर्चा समाज में होगी। निसंदेह एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर सूर्य के होने की वजह से। अब बात कर ली जाए दशम भाव की। दशम भाव, दशम भाव में तो देखिए सूर्य वैसे भी बहुत मजबूत होते हैं। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य को डायरेक्शन स्ट्रेंथ प्राप्त है। और पूर्व के भी वीडियो मैंने कहा है कि यह स्थिति तब बनती है जब अमूमन दिन का जन्म हो 11 से 1 के बीच का, या कहीं कहीं 11:30 भी, मतलब एक 12 बजे के आसपास का जो जन्म है उस समय यह स्थिति बनती हो। उस समय जो सूर्य का तेज है वह चरम पर होता है और इसी वजह से दशम भाव में सूर्य बहुत श्रेष्ठ माने गए। अब अगर कर्क लग्न के जातकों की बात की जाए तो यहाँ पर तो एक और बेजोड़ स्थिति बन रही है। यहाँ राशि कौन सी है? यहाँ है मेष राशि, जहाँ सूर्य उच्च के होते हैं। अद्भुत, अद्वितीय सफलता मिल सकती है ऐसे जातकों को यदि सूर्य पर पाप प्रभाव ना हुआ तब। अगर सूर्य अंश बल में अच्छे हुए तब, नवमांश कुंडली में भी अगर सूर्य अच्छे हुए तब, ऐसे जातकों की सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। इनकी चमक ऐसी होगी कि जहां भी होंगे लोग इनकी बात करेंगे। इनकी प्रभुता कायम रहेगी। अगर सरकारी सेवा के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उच्च पद पर पहुंचेंगे, यूपीएससी वगैरह क्रैक करेंगे, या अगर अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो टॉप पे रहेंगे। ऐसे जातकों की सोच होती है कि किसी भी हालत में मुझे टॉप पे रहना है, उससे कम इनको स्वीकार्य नहीं होता। यहाँ पर यह भी दर्शाती है कि जातक के अपने पिता से संबंध बहुत मधुर रहेंगे। हालांकि पिताजी का अनुशासन कभी कभी न बड़ा वो लगेगा, परंतु वो जरूरी है। पिताजी का सख्त स्वभाव इनके ग्रोथ के लिए बड़ा काम कर जाएगा और पिताजी की सीख से ये जीवन में काफ़ी तरक्की भी करेंगे। पिताजी का भी सामाजिक वर्चस्व अच्छा रहेगा, चाहे वह सरकारी सेवा में हो या ना हो, जहाँ भी वो रहे, व्यवसाय में हो, कहीं भी रहो, उनका भी एक मुकाम होगा। जातक को अपने पिता से पूरा सहयोग भी मिलेगा क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं और दशम भाव में स्थित होकर के वह बहुत श्रेष्ठ सफलता देते हैं। ऐसे जातक अपने कुल के दीपक होते हैं, घर का नाम रोशन करते हैं, समाज में जो मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहती है, इनकी मिसाल दी जाती है, इनका उदाहरण दिया जाता है। बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ सूर्य के साथ, परंतु तब जब जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो हो, जब सूर्य यहाँ निर्दोष हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, गुरु इत्यादि के साथ हो, मंगल के साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन ग्रहों को अस्त कर देंगे। इन पर राहु का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये शनि के साथ नहीं होने चाहिए, नवमांश इत्यादि में भी कहीं नीच के नहीं होने चाहिए। कई बार जैसे आपने आज मेरा वीडियो सुन लिया, बताता हूँ होता क्या है। आज मैंने अपनी वीडियो में बताया कि दशम में अगर उच्च के सूर्य हो गए तो कहना ही क्या, जातक राजा होगा, यूपीएससी क्रैक करेगा, आईएएस आईपीएस, बड़ा पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, या स्टेट में अच्छा किसी अच्छे पोस्ट पे, जुडिशरी में किसी अच्छे पोस्ट पे, ये आपने सुन लिया। आपने अपनी कुंडली खोली और आपने पाया कि आपके यहाँ सूर्य और बिल्कुल होंगे, क्योंकि 1 महीना सूर्य एक ही राशि पर रहते हैं, तो संभावना है कि आपकी कर्क लग्न की कुंडली हो और आपके सूर्य यहाँ पर हो। परंतु आप क्या पा रहे हैं कि आपके साथ तो जीवन में संघर्ष। अब ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कौन सी महादशा चल रही है आपकी? अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत मजबूत है पर योग ग्रहों की दशा ही ना आई तब। अब जरा कल्पना कीजिए कि सूर्य मजबूत हो, सूर्य की ही महादशा आ जाए और सूर्य निर्दोष हो, जो मैंने नियम बताए वो अगर लागू होते हैं तब, नहीं तो कहीं ना कहीं से चीज़ें कट हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। फिर हमें लगता है कि हम डाउट करने लगता है इस विद्या को, नहीं,
ये विद्या गलत नहीं होती है, विद्या जो बता रहा है वो गलत हो सकता है मुझसे कुछ छूट जाए, या मैं, ये तो अथाह समुद्र है, या हो सकता है कि मैं कुछ ना पढ़ा हूं और जितना जानता हूं उतना ही आपके सामने आके मैंने बोला और कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई, हो सकता है, बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है ना। अब तो ये विद्या गलत नहीं है, हो सकता है बताने वाले में कहीं कमी आ गई हो, या जो पढ़ रहा है, जो समझ रहा उसमें कहीं कमी आ गई हो। तो इसलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अपनी कुंडली को देख करके ओवर एम्बिशियस, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, और अगर कुछ दुर्योग है तो बहुत दुखी भी नहीं होना है। यही शास्त्र कहता है, सम स्थिति में रहना है। हाँ, उपाय और प्रयास, कर्म के साथ साथ पूजा पाठ भी करते रहना है, परंतु वो लोग वाकई बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके दशम भाव में सूर्य इस स्थिति में है, वह जीवन में काफी तरक्की करते हैं। बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव। शास्त्र कहता है कि लाभ भाव में तो कोई भी ग्रह बुरा फल देते ही नहीं है, चाहे वो नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो। धनेश का लाभ से संबंध बनना, लाभ भाव से संबंध बनना लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेगा। हालांकि शत्रु राशि विलंब होगा, परंतु जातक सफल व्यवसायी होगा, जातक की बुद्धि लाभ में लगी रहेगी, क्योंकि वही नियम यहाँ जैसे धन का पंचम आकर के यहाँ बन रहा था, ठीक उसी प्रकार धनेश का लाभ में जाकर के बुद्धि के भाव से संबंध बनना, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। जातक जो भी विद्या अध्ययन करेगा उस विद्या अध्ययन का वह लाभ लेगा। थोड़ा संघर्ष हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु और जातक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा। हो सकता है कि जातक के भाई बहनों से संबंध उतने मधुर ना रह पाए, या जातक के स्वभाव की वजह से भाई बहनों को थोड़ी दिक्कत हो, इसकी एक संभावना बनती है। मित्र मंडली में भी थोड़ा सा व्यवहार को ऐसा लगे कि अरे रुखापन वाला व्यवहार है, लेकिन ऐसे जातक सच्चे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं। अगर यहाँ पर शुक्र की स्थिति अच्छी हुई तो जातक के एम्बिशंस भी पूरे होंगे, इसमें भी कहीं से कोई संदेह नहीं है, उसमें थोड़ा विलंब होगा। बात करते हैं 12वें भाव की। कर्क लग्न की जन्मपत्रिका में यदि 12वें भाव में सूर्य हो तो क्या परिणाम मिलेंगे। धनेश का 12वें भाव में आना, अब जब धनेश 12वें भाव में आएंगे तो व्यय तो होगा, और व्यय धन का होगा, यानी धन आएगा। एक पॉजिटिव चीज यहां से निकल कर आएगी। इस भाव में सूर्य होंगे तो नेत्र पीड़ा अवश्य दे देंगे, नेत्र विकार दे देंगे। छठे से संबंध बनेगा तो रोग, सूर्य से संबंधित रोग, हड्डी का कमजोर होना, नस से संबंधित समस्याएं, सिर से संबंधित समस्याएं, हृदय से संबंधित समस्याएं भी यदा कदा उपस्थित होती रहेंगी। ऐसे जातक को अपने कुटुंब से दूर जाना होगा, घर परिवार से दूर जाकर के सफलता मिलेगी। घर के बहुत नज़दीक रहकर अगर जातक सोचे कि सफल हो जाए तो उसकी संभावना नहीं बनेगी। अगर ऐसे जातक विदेश में जाकर सेटल हो तो उनके लिए बहुत श्रेष्ठ। पिताजी से संबंध को मधुर रखना होगा। कई बार ऐसे जातकों का जिनका 12वें में सूर्य होता है, पिताजी से अनबन रहती है, वैचारिक मतभेद रहता है, और कई बार कुटुंब छोड़ने की स्थिति भी बन जाती है तनाव की वजह से। इसका आपको ध्यान रखना है, और आपको प्रशासन से नहीं उलझना है। हालांकि कई बार प्रशासन से भी गलती होती है, सिस्टम गलत करता है, बर्दाश्त नहीं होता है, परंतु आपको नहीं उलझना है। अगर उलझना है तो तरीके से, सिस्टम से, लीगली उलझना है, और पेन पेपर के प्रयोग से उलझना है। बहुत हार्श वर्ड का प्रयोग आपको नहीं करना है, नहीं तो आप बुरी तरीके से लिटिगेशन में फंस सकते हैं। हालांकि राशि बुध की चतुर होते हैं ये लोग, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, तो चतुरता में कोई कमी नहीं होती है। परंतु सूर्य का एग्रेशन कई बार बुद्धि पर भारी पड़ जाता है, और व्यक्ति एग्रेसिव होकर के कई बार ऐसे डिसीजंस ले लेता है जिससे बाद में उसे पछताना पड़ता है। इस बात का ध्यान इनको अवश्य ही रखना है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में 12वें भाव में सूर्य की एक बेसिक स्थिति, जनरल स्थिति। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। कार्यक्रम को लेकर के कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। और इस वीडियो में मैंने आपका प्रश्न इसलिए नहीं लिया कि बिल्कुल ये एक एजुकेशनल है और समझाना था यहाँ पे, नहीं तो बाकी के वीडियो में आपके प्रश्न के भी उत्तर दिए जाते हैं। और हाँ, एक बात, मैं मैसेज पढ़ रहा था, कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ आप लोगों के, और रिप्लाई भी करता हूँ। थोड़ा देर हो जाता है कभी कभी कि बहुत दिनों से ये निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण का जो कार्यक्रम वो नहीं आ रहा था, वो कुछ व्यस्तता की वजह से नहीं आ पा रहा था, परंतु वो आता रहेगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, मैंने उसको बिल्कुल बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है, वो आएगा और अवश्य आएगा।
ये जो पूरा वीडियो है आप लोगों के लिए ही समर्पित है, ये पूरा जो चैनल है ये आप लोगों के लिए समर्पित है। और मैं चाहूँगा भी कि आप इससे वीडियो को देखकर लाभान्वित हो। कोई सुझाव हो तो अवश्य साझा करें, बताएं, दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रसारित करें अपने मित्र मंडली में, अपने सर्कल में, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ज्योतिष का यह पवित्र ज्ञान है यह सर्वत्र व्याप्त हो, सर्वत्र फैले। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा जाता है और वेद का नेत्र है तो इसका हमें किस प्रकार से लाभ लेना है, हमें कैसे लाभान्वित होना है, ये हमें सोचना है। ये हमें एक दिशा दिखाता है, हमारा पथ प्रदर्शक है। और कई बार जैसे मैं देख भी रहा था अभी कुछ दिन पूर्व जो मीडिया में और कुछ बातें हुई, तो हमारे शास्त्रों में प्रेडिक्शंस को लेकर भी कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ बंधन है, हर जगह हम प्रेडिक्शन नहीं करते। इस पर भी कभी आपसे मैं बात करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही, इस कार्यक्रम में इतना ही। आशा करता हूं कि यूं ही आपका प्यार और स्नेह मिलता रहेगा। धन्यवाद।